राहुल गांधी, अमित शाह और सावरकर, तीन ऐसे नाम जो एक ही हेडलाइन में आ जाएं तो समझ लो कि देश की सियासत में तूफान आने वाला है। एक तरफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो गुजरात के नरनपुरा में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शानदार इनॉग्रेशन करके सावरकर को इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस बताते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो अभी भी एक डेफेमेशन केस में सावरकर के खिलाफ अपने एलिज रिमार्क्स के लिए पुणे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये वही पैराडॉक्स है जो भारत की डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। एक तरफ एक फ्रीडम फाइटर को स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से इमॉर्टलाइज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी आइकन की लेगेसी को लेकर पॉलिटिकल और लीगल बैटल्स लड़ी जा रही हैं। और बीच में खड़े हैं राहुल गांधी, जो खुद को फेयरलेस लीडर कहते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स बार बार उन्हीं को कोर्टरूम्स के दरवाजों तक खींच लेते हैं। पुणे के कोर्ट में भी हाल ही में एक हियरिंग हुई, जहां राहुल गांधी के लॉयर मिलिंद पवार ने कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर की डिमांड अपोज की कि राहुल गांधी को पर्सनली कोर्ट में बुलाया जाए। पवार ने कहा, द एप्लीकेशन इज वन साइडेड, बेसलेस एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन द आईज ऑफ लॉ। ये कहकर उन्होंने सीधा कंप्लेनेंट की लीगल स्ट्रेटेजी को चैलेंज किया। लेकिन कंप्लेनेंट, जो खुद सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि गांधी के एलिज रिमार्क्स न सिर्फ डेफेमेटरी हैं, बल्कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का एक डेंजरस कोशिश भी है। केस का बैकग्राउंड सिंपल लगता है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक स्पीच दी थी, जहां उन्होंने एलएसडी कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम आदमी को पीटा और इससे वो खुश हुए। कंप्लेनेंट के मुताबिक नो सच इंसिडेंट एवर टुक प्लेस एंड वीडी सावरकर नेवर रोट एनी सच थिंग एनीवेयर। अब सोचो कि एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह सावरकर के नाम पर 825 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सावरकर की कहानी हर जनरेशन के लिए प्रेरणा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पे सावरकर की लेगेसी को इंसल्ट करने का इल्जाम है। यही आयरनी इंडियन पॉलिटिक्स को मसालेदार बनाती है। राहुल गांधी के लॉयर ने तो पहले भी एक एप्लीकेशन फाइल करके सिक्योरिटी थ्रेट का इशू उठाया था, लेकिन बाद में वो एप्लीकेशन वापस ले ली गई, ये कहकर कि राहुल गांधी के कंसेंट के बिना वो एप्लीकेशन डाली गई थी। इसी वजह से कंप्लेनेंट अब इंसिस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट राहुल गांधी से खुद पूछे कि पहले की एप्लीकेशन उनकी नॉलेज में थी या फिर नहीं। मतलब सिंपल केस एक पॉलिटिकल सर्कस बनकर रह गया है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये सावरकर मैटर कोई अकेला हेडेक नहीं है। इनके खिलाफ डेफेमेशन केसेस और क्रिमिनल कंप्लेंट्स का एक पूरा रजिस्टर खुल चुका है। अभी रिसेंटली ही लखनऊ के एक कोर्ट में एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल हुई है, जहां कंप्लेनेंट नृपेंद्र पांडे ने उन पे एंटी नेशनल रिमार्क देने का इल्जाम लगाया है। पांडे ने कहा कि 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के इनॉग्रेशन के वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि वो अब बीजेपी, आरएसएस और द नेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया और अब मैटर डायरेक्टली जुडिशियल स्क्रूटनी में चला गया है। कंप्लेनेंट का कहना है कि ये कोई सिंपल स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि एक डेलिब्रेट रिमार्क था जिसका मकसद देश को डिस्टेबलाइज करना था। और शॉकिंगली उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी टू मेक इंडिया अ इस्लामिक नेशन का हिस्सा है। ऐसे एलिगेशन सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव में फिट होते हैं। अब समझ जाओ कि इलेक्शन सीजन के आसपास ऐसा एक केस कितना बड़ा पॉलिटिकल वेपन बन सकता है। बीजेपी और उसके अलाइज के लिए ये तो एक गोल्डन चांस है कि वो राहुल गांधी को एक एंटी नेशनल फ्रेम में प्रोजेक्ट करें। कांग्रेस सपोर्टर्स इसे विच हंट बोल रहे हैं, लेकिन कंप्लेनेंट इंसिस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी का रिमार्क एक वेरी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में बोला गया था। अब जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ही लिया है तो ये मैटर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल भी बन चुका है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी अपने वर्ड्स के चक्कर में फंसे हों। याद करो जब उन्होंने कहा था दैट पीपल विल बीट मोदी विद स्टिक्स, और या फिर जब उन्होंने अपनी स्पीच में एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब का रेफरेंस दिया था। हर बार उनके रिमार्क्स एक नए केस को जन्म देते हैं। ऑलरेडी सुल्तानपुर, लखनऊ और हाथरस के कोर्ट्स में उनके खिलाफ अलग अलग डेफेमेशन केसेस चल रहे हैं। एक केस में तो उनपे 200 का फाइन भी लग चुका है। हाथरस कोर्ट में उनपे एलिगेशन है कि उन्होंने एक्यूटेड यूथ्स को गैंग रेप एक्यूज्ड कह दिया है। मतलब राहुल गांधी के लिए कोर्टरूम विजिट्स अब एक पॉलिटिकल रूटीन बन चुके हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सब लीगल ट्रबल्स राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका देते हैं, या फिर ये उनके लिए परमानेंट लाइबिलिटी बन जाएंगे। कांग्रेस के सपोर्टर्स कहते हैं कि उनके लीडर को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि जुडिशरी और लीगल सिस्टम को मिसयूज करके ऑपोजिशन को सप्रेस किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस नैरेटिव को एकदम उल्टा स्पिन करती है। उनके हिसाब से राहुल गांधी अपने रेकलेस स्टेटमेंट से खुद को फंसा लेते हैं और फिर अपनी गलती को पॉलिटिकल विच हंट बोल देते हैं। और जब हम अमित शाह के इनॉग्रेशन स्पीच को पैरेलली देखें तो एक और नैरेटिव सामने आता है। अमित शाह कह रहे हैं कि इंडिया अब किसी भी फील्ड में किसी कंट्री से कम नहीं
रही हैं और 2047 तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत नंबर 1 बने। वो सावरकर को एक हीरो के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और उनके नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर रहे हैं, उनको इमॉर्टलाइज कर देते हुए। ये एक क्लियर सिग्नल है कि बीजेपी सावरकर को अपने आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर सेंट्रल रखती है। इसीलिए जब राहुल गांधी उनके अगेंस्ट कोई भी रिमार्क देते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सनल केस नहीं बल्कि पूरे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ एक अटैक माना जाता है। अब दोनों तरफ की सियासत समझिए। एक तरफ अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी सावरकर को एक प्रेरणा के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और उनके नाम पर एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि देश को ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी स्पीचेस में उन्हीं सावरकर को एक प्रॉब्लमेटिक फिगर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और उस वजह से उनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स का सिलसिला चलता रहता है। ये दोनों ही नैरेटिव्स एक दूसरे को फीड करते हैं। बीजेपी अपने बेस को एनर्जाइज करती है बाय शोइंग सावरकर एज अ हीरो एंड राहुल गांधी एज अ विलन, और कांग्रेस अपने बेस को एनर्जाइज करती है बाय शोइंग राहुल गांधी एज अ विक्टिम ऑफ सिस्टमैटिक टारगेटिंग। लेकिन जो आम वोटर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली कहानी है क्या राहुल गांधी के रिमार्क्स सच में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर ये केस एक केयरफुली डिजाइन स्ट्रैटेजी है ताकि उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया जा सके। ये सवाल अब भी खुला है, कोर्ट रूम्स में आंसर्स ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल बैटलफील्ड में ये सवाल अपनी जगह बनाए रखे हैं। अभी फिलहाल राहुल गांधी के लिए नेक्स्ट बिग डेट है 3 अक्टूबर, जब पुणे कोर्ट में सावरकर केस की अगली हियरिंग होगी। वहाँ डिसीजन होगा कि उनकी पर्सनल प्रेजेंस मैंडेटरी है या फिर नहीं। उसके बाद 1 अक्टूबर को लखनऊ केस में कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। मतलब दोनों तरफ से लीगल ट्रबल्स उनके आसपास घूम रही हैं और जितनी बार उनका नाम कोर्ट रूम्स में आता है उतनी बार उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी शेक होती है। राहुल गांधी की सियासत एक अजीब पैराडॉक्स बन गई है। वो एक तरफ लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जहां उनकी आवाज सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए क्रूशियल है, तो वहीं दूसरी तरफ एक डेफेमेशन एक्यूज्ड हैं जो बार बार अपने रिमार्क्स के लिए कोर्ट रूम में खड़े हो जाते हैं। और जब अमित शाह सावरकर का नाम पर एक 825 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं, तब वही राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ रिमार्क्स के लिए अपने लीगल डिफेंस बिल्ड कर रहे हैं। यही तो है भारत की पॉलिटिक्स का असली ड्रामा। हीरोज और विलन्स की डेफिनेशंस यहाँ हमेशा कोर्ट रूम और स्टेज के बीच पेंडुलम की तरह हिलती रहती है। क्या राहुल गांधी अपनी लीगल ट्रबल से निकलकर 2026 इलेक्शंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन पाएंगे या फिर ये केसेस उनके पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को और वीकन करेंगे? ये सवाल अब भी हवा में लटका हुआ है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब तक राहुल गांधी और सावरकर का नाम एक ही सेंटेंस में आता रहेगा तब तक इंडियन पॉलिटिक्स में मसाला और ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। So stay tuned for all the latest development and keep following Law Chakra.